नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2021 के डिस्कशन का वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 8 की। यहाँ पर इस टेस्ट में बात की गई है एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की तरफ बढ़ें उसके पहले 2 से 3 मिनट आप लोगों का लूँगा। देखिए, कल का जो इन्फॉर्मेशन के लिए या जो अनाउंसमेंट की गई थी टेस्ट सीरीज़ के लिए, जिसमें आप लोगों को यूट्यूब को ज्वाइन करने के लिए बोला गया था, तो आप लोग रहने दीजिए। जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ही रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे भी वो चीज़ें सही नहीं लग रही हैं कि लेक्चर्स या डिस्कशन के जो है चार्जेस लगाना, यह चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ चीज़ें थी, इस वजह से कहना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल उसको छोड़िए, आप जो चार्जेस हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। आप लोगों को लेक्चर्स के डिस्कशन जो है वो फ्री ही मिलेंगे। दूसरी चीज़, जो पीडीएफ की बात होती है या जो पीडीएफ के लिए आप लोग कहते हैं, वह आप लोगों के लिए पेड रहेगा, जो कि अभी भी है, आप सबको पता है, ठीक है। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9044883929। यहाँ पर जा कर के आप लोग हाय या हेलो लिख करके भेज दीजिएगा। आपसे मात्र 300 रुपये यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। और जिसके बाद आप लोगों को 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्विज, और इसके अलावा मंथली एडिटोरियल जो है वह आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जनवरी से लेकर के जब तक प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं हो जा रही है तब तक के लिए। तो ठीक है, कुल मिलाकर के हम लोग टोटल 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज की पीडीएफ वहाँ पर आपको आंसर की के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप लोग मार्केट में या कहीं भी इधर उधर से परचेज़ करेंगे तो आपको 2 या 3 टेस्ट सीरीज जो है वो आपको 100 रुपये में मिलती है। तो यह जाहिर सी बात है कि जो डील है या फिर जो चीज़ें हैं, यह आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। तो बाकी आप जैसी इच्छा हो कीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि चीज़ों को और अधिक सुधार या और अधिक सुधारा जा सके। फिलहाल चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, एक सेकंड रुकिएगा, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? ए रॉबर्ट ब्रूस फुट, बी जॉन मार्शल, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण का श्रेय जो है वह जॉन मार्शल को दिया जाता है। दरअसल जो हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख शहर हैं ना, क्या कौन कौन से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनकी जो खुदाई या फिर उनका जो उत्खनन करवाया गया था वह इन्हीं की निगरानी में करवाया गया था। इस कारण हड़प्पा सभ्यता को नाम देने का श्रेय जो है वह जॉन मार्शल जी को ही दिया जाता है। यह 1902 से लेकर के 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर, ठीक इस प्रकार से। ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी शारदा, या फिर डी खरोष्टी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो लिपि थी वह थी खरोष्टी लिपि, जिसको पढ़ने का श्रेय जो है वह जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? ए कुमारगुप्त, बी पुष्यमित्र शुंग, सी हर्ष, या फिर डी समुद्रगुप्त। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। प्रयाग प्रशस्ति जो है वह हरिसेन के द्वारा रची गई थी, और यह जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। इस प्रशस्ति या फिर इस प्रयाग प्रशस्ति में जो है अशोक के भी लेख खुदे हुए हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि यह प्रयाग प्रशस्ति जो है उसी शिलालेख पे खुदी हुई है जिस पर पहले से ही अशोक के अभिलेख मौजूद थे। इस प्रयाग प्रशस्ति को जो है अकबर के द्वारा इलाहाबाद में कौशाम्बी से ले करके आया गया था, और साथ ही साथ इस प्रयाग प्रशस्ति में बीरबल और जहांगीर का नाम भी अंकित है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया है, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। कौशल का उल्लेख मिलता है ए शतपथ ब्राह्मण में, बी गोपथ ब्राह्मण में, सी कत्थक ब्राह्मण में, या फिर डी पंचविश ब्राह्मण में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
कौशल महाजनपद का उल्लेख जो है हमको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, या फिर उसमें कौशल या फिर अवध के रूप में कौशल महाजनपद का उल्लेख किया गया। ठीक है, देखिए कौशल महाजनपद जो है वह प्राचीन काल में दो भागों में बटा था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, जिसमें से उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वह थी साकेत या अयोध्या, और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वह थी श्रावस्ती। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ए, नमक झील सांभर के पास, बी, बागोर राजस्थान, सी, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, डी, बुर्ज होम श्रीनगर। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बागोर राजस्थान से हमको भारत में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमको मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी प्राचीन ऐतिहासिक काल के या प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, जिनका समय काल लगभग 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, 500 नहीं, 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। कि यही सब लिखने पढ़ने या बोलने में समस्या, लिखने उठने में समस्या होती ना, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वह लेनी है। ठीक है, अभी बहुत पुराना नहीं हूँ। ठीक है, हाल फिलहाल का ही ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं और सुपरिचित हैं। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों का जो डिस्कशन है वह 3 बजे बोला गया था लेने के लिए, लेकिन वह डिले इस वजह से हो गया क्योंकि जो मध्यकालीन इतिहास है उसका डिस्कशन बनाया जा रहा है। आपको भी पता है कि उसके 3 पार्ट के लेक्चर्स आने हैं पूरे के पूरे घटनाचक्र के मध्यकालीन इतिहास के, और वह लेक्चर्स लगभग 5 से 5.5 घंटे के होते हैं, तो उनकी भी तैयारी जो है वह लगातार चल रही है। तो थोड़ा सा उसमें लेट होगा, लेकिन जल्द ही आप लोगों को वह मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी आपको बता दिया गया है। इसके अलावा देखिए हमको जो है सांभर झील के पास लगभग 7 से 6000 ईसा पूर्व के पास पौधों को लगाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो नर्मदा नदी घाटी से हमको प्राचीनतम मानव के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कश्मीर के बुर्ज होम से हम जो है हमको गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, गर्तावास वही गड्ढों वाले घर होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है, एक तरफ नदियाँ हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी मेतवा, बी सिंधु नदी नेवासा, सी गोदावरी मोहनजोदड़ो, डी चंबल नदी महेश्वर। कूट है ए 4 3 2 1, बी 1 2 3 4, सी 3 2 1 4 या डी 2 1 3 4। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है महेश्वर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नेवासा, और सबसे अंत में चंबल नदी के तट पर स्थित है मेतवा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, नर्मदा नदी के तट पर है जो है महेश्वर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है, गोदावरी के तट पर नेवासा, तो चंबल नदी के तट पर मेतवा स्थित है। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक सेकंड, जहाँ पूछा जा रहा है कि एक तरफ ऋग्वैदिक नदियों के नाम है, यहाँ पर भी सूचियाँ हैं। ठीक है, एक तरफ ऋग्वैदिक नदियों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हीं नदियों के आधुनिक नाम हैं। आपको इनको दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है सदानीरा घाघरा, बी दृश्यवती गंडक, सी विपाशा व्यास, डी वितस्ता झेलम। कूट है ए 2 1 3 4, बी 1 3 4 2, सी 3 4 2 1 या डी 4 3 2 1। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 2 1 3 4। सदानीरा देखिए गंडक नदी को बोला जाता है, दृश्यवती बोला जाता है घाघरा नदी को, और एक सेकंड पेन तो वही रह गई, चलिए कोई नहीं। दृश्यवती जो है वह घाघरा नदी को बोला जाता है, विपाशा जो है व्यास नदी को बोला जाता है, और वितस्ता जो है वह झेलम नदी को बोला जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सदानीरा गंडक नदी को बोला जाता था, दृश्यवती जो है वह घाघरा नदी को बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में, तो विपाशा जो है व्यास नदी को, और वितस्ता जो है वह झेलम नदी को बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पर भी सूचियाँ हैं, एक तरफ विभिन्न संवत हैं और दूसरी तरफ उन संवतों के
शुरुआत का समय दिया हुआ है कि कब से उन संवतों को शुरू किया गया। इन्हें आपको नीचे दिए कूट की सहायता से सुमेलित करना है। ऑप्शन है ए विक्रम संवत 3102 ईसा पूर्व, शक संवत 320 ईस्वी, सी गुप्त संवत 78 ईस्वी, डी कली संवत 58 ईसा पूर्व और पांचवा है 248 ईस्वी। कूट है 2451, बी 1324, सी 4523, डी 4321। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 4321। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी बताइए? 58 ईसा पूर्व में। अभी अभी हमारा पूरा प्राचीन इतिहास का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ठीक, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में और कली संवत की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। लोपामुद्रा हो गई, अपाला जी हो गई, घोषा हो गई, सिकता हो गई, विश्वसारा हो गई या फिर नीवावरी। ठीक है, नीवावरी मैं लिख दे रहा हूँ, नीवावरी, अपाला, घोषा, सिकता, विश्ववारा और लोपामुद्रा, यह सभी जो है ऋग्वैदिक कालीन महिलाएं थी जिनके द्वारा जो है वेद मंत्रों की रचना भी की गई थी। ठीक है, नाम इनके आप लोग ध्यान रखिएगा, नीवावरी, अपाला, घोषा, सिकता, विश्ववारा और लोपामुद्रा। इसके अलावा अन्य कुछ स्त्रियां थी जिनके द्वारा वेद मंत्रों की रचना की गई थी। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक काल की महिलाएं थी उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट सूचियां हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न संत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके व्यवसायों के बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन ए है नामदेव नाई, कबीर जुलाहा, रविदास दर्जी, सेना मोची। कूट है ए 2314, बी 3241, सी 3214 या डी 1342। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 3241। नामदेव जो थे वे दर्जी थे या दर्जी का काम करते थे। कबीर जो थे वे जुलाहा थे, रविदास जो है वह मोची थे और सेना जो थे वह नाई थे। क्या थे? सेना जो थे वे नाई थे। फिर से बता दे रहा हूँ, नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे, तो सेना जो है वह नाई थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए पशुपति मुहरों में निम्न में से कौन सा जानवर चित्रित नहीं है? ए हाथी, बी बाघ, सी बैल या फिर डी गैंडा। नीली पेन से लिखना अच्छा रहता है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से हमको एक मुहर मिली जिस पर पुरुष देवता का चित्र अंकित था और वह योगी के समान ध्यान मुद्रा पर पद्मासन में, यानी कि एक टांग पर दूसरी टांग डाल करके बैठा हुआ था। ठीक है, उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा के चित्र अंकित थे, जबकि उसके पांवों के पास 2 हिरण थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? ए मोहम्मद गौरी तथा जयचंद, बी बाबर तथा अफगान, सी औरंगजेब तथा दारा शिकोह या फिर डी अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धर्मत का युद्ध देखिए, क्या कहें, ऐसे देखिए, धर्मत का युद्ध जो है वह शाहजहां के उत्तराधिकार के अधिकार के लिए लड़ा गया था कि शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, तो यह युद्ध लड़ा जाएगा किसके द्वारा? उसके पुत्रों के द्वारा। तो कौन कौन लड़ा गया, किसके किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य
यह युद्ध यानी कि धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ था धर्मत का युद्ध? तो यह हुआ था 15 अप्रैल। ध्यान रखिएगा, मुगल काल के युद्धों के बारे में प्रश्न जो है वह डेट के साथ आता है। तो 15 अप्रैल 1658 को शाहजहाँ के उत्तराधिकार के लिए औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब जो है वह विजयी हो गया था। और इस युद्ध में दारा शिकोह की सेना का नेतृत्व जो है जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे। तो दूसरी ओर औरंगजेब और उसका भाई मुराद जो है वह एक साथ मिलकर के युद्ध लड़ रहे थे और इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ था। आगे चल करके जब औरंगजेब और आगे बढ़ता है दिल्ली की तरफ, तो सामूगढ़ का एक युद्ध होता है जो कि तय होता है 29 मई और 1658 में ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 29 मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और धर्मत का युद्ध हुआ था 25 अप्रैल 1658 को। ठीक है, चलिए किस वजह से हुआ था? तो शाहजहाँ के उत्तराधिकार की वजह से हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था और दोनों ही युद्धों में औरंगजेब जो है वह विजयी हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य था ए. खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विद्रोही कबीलों पर नियंत्रण रखना, बी. मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरकाना को जीतना, सी. मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अनुदारिया पर निर्धारित करना, या डी. मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए शाहजहाँ ने जो है काबुल के सीमावर्ती क्षेत्रों बल्ख और बदखसा बोलते हैं उसको, देखिए बल्ख तो यहाँ पे दिया हुआ है और एक और क्षेत्र था जिसका नाम है बदख्सा। ठीक, ये आधा ख है और ये सा है। ठीक, बल्ख और बदख्सा के लिए अभियान चलाया और वहाँ पर अपने मित्र शासकों को बैठाया था और इसका उद्देश्य बस इतना था कि खैबर दर्रे के आसपास जो भी विद्रोही कबीले हैं उन पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी शासन नहीं माना, क्योंकि ए. अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, बी. मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की उपेक्षा की जाती थी, सी. सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम भी बना दिए थे, या डी. गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्नी की देखिए दो पुस्तकें हैं, बर्नी की दो रचनाएं हैं। एक है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, और दूसरा है फतवा ए जहानदारी। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहानदारी, यह दोनों ही बर्नी की रचनाएं हैं और इसमें इसके द्वारा जो है सल्तनत काल के प्रशासन का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, इसने यानी कि बर्नी ने अपनी इन पुस्तकों में भारत के सुल्तानों के अधीन जो भारत था उसको वास्तविक इस्लामी नहीं माना। वह इस वजह से क्योंकि जो सुल्तान थे वह मुस्लिम कानूनों के अतिरिक्त जो है अपने स्वयं के कानून भी लागू कर देते थे। ठीक है, मतलब उनके अपने स्वयं के भी नियम होते थे, वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कानूनों या मुस्लिम धर्म के अनुसार नहीं, कुछ अपने स्वयं के नियमों को भी शासन में रखते थे। इस कारण से उसने यानी कि बर्नी ने भारत के सुल्तानों के शासन को भारत में वास्तविक इस्लामी शासन नहीं माना था। ठीक है, सुल्तानों द्वारा बनाए जाने वाले उनके स्वयं के कानूनों को जवाबियत कानून भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? जवाबियत कानून। ये ना, इसको आप इस प्रकार से और सरलता से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि धर्म में दिया है कि आप जो है या आपकी प्रजा जो है वह सुबह शाम नमाज करेगी। ठीक है, थोड़ा सा अन्यथा मत लीजिएगा, इसको आराम से समझने का बस प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कि धर्म में दिया है कि जब आपकी प्रजा या राजा की जो प्रजा होगी वह सुबह शाम नमाज करेगी। राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि भैया ऐसा है, जो मुसलमान या जो इस्लाम है को मानने वाले हैं वही लोग नमाज करेंगे, बाकी लोग अपने धर्म के अनुसार अनुसरण करेंगे।
अब इसी को मान लिया गया जवाबियत का कानून, क्योंकि जो धर्म है वहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर कुछ और राजा द्वारा कुछ और नियम बना दिए। इसको और सरलता से समझना हो तो मान लीजिए कि किसी लगान को या किसी कर को वसूलने की बात जो है वह किसी धर्म में दी गई है। बदले में राजा ने क्या किया कि उस कर या उस लगान को वसूलने के बजाय किसी और कर या किसी और लगान को वसूलने लगा। तो बर्नी ने क्या कहा कि भैया ये जो है वो धर्म के अनुरूप शासन नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण इसने वास्तविक इस्लामी शासन नहीं माना था सुल्तानों के शासन को अपने तारीख़ फिरोजशाही और फतवा ए जहानदारी में। नेक्स्ट, शासक जिसको कश्मीर का अकबर कहा गया, ए सुहादेव, बी शाह मीर, सी जैन उल आबेदीन या फिर डी महमूद सवा। चलिए, इसका जो है सही आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैन उल आबेदीन जब कश्मीर के सिंहासन पर बैठा तो उसको जो है उसके धार्मिक सहिष्णुता के कारण जो है कश्मीर का अकबर कहा गया था। ठीक है, इसने महाभारत, राजतरंगड़ी आदि का जो है फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया था। और इसके अलावा इसका जो वास्तविक नाम था वह था शाही खां। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं कब बैठा था, तो 1420 में। ठीक है, नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब लड़ा गया था, ए 15 अप्रैल 1556, बी 21 अप्रैल 1526, सी 13 अप्रैल 1256 या फिर डी 30 अप्रैल 1761। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, चलिए, इसी युद्ध में जो है बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और साथ ही साथ तोप खानों का भी प्रयोग किया था। और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था, तो बाबर विजयी हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक, ए आराम शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या फिर डी बलबन। चलिए, इसका जो सही आंसर है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बलबन जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था, वह गुलाम वंश से संबंधित था और इसने जो है अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया था। इसी के द्वारा जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की गई थी। और साथ ही साथ इसने अपने दरबार में या इसने अपने राज्य में जो है नवरोज उत्सव की भी शुरुआत की थी, जो कि एक पारसी त्यौहार था और जिसका प्रचलन उस समय के ईरान में हुआ करता था। ठीक है, चलिए बात, और साथ ही साथ इसने यानी कि बलबन ने, चलिए आगे बात करेंगे, अभी प्रश्न आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल के किस शासक ने 5 बड़े शहरों का निर्माण करवाया, ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी नासुरुद्दीन तुगलक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक के द्वारा जो है 5 बड़े शहरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कब से कब तक, किन किन शहरों का निर्माण करवाया गया था, तो जौनपुर, फिरोजपुर और हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन शहरों की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या फिर तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक के द्वारा। जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने क्या किया था, इसने जो है फिरोज तुगलक ने और क्या किया था, तो इसने अनाथ महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक एक विभाग की भी स्थापना करवाई थी। दीवान ए खैरात नामक एक विभाग की भी स्थापना करवाई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है सूचियाँ हैं। एक तरफ तो विभिन्न राजधानियाँ हैं जो उन शासकों ने बनवाई थी और दूसरी तरफ जिन शासकों ने बनवाई थी उनके नाम हैं। इनको नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन है ए किला राय पिथौर अलाउद्दीन खिलजी, बी जहाँपना हुमायूं,
सी दीन पनाह कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी सीरी किला मोहम्मद बिन तुगलक। कूट है ए 1 2 4 3, बी 2 4 3 1, सी 3 4 2 1 या डी 3 4 1 2। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। किला राय पिथौर की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। जहांपना नगर की स्थापना या जहांपना को अपनी राजधानी बनाई गई थी एक सेकंड जहांपना को अपनी राजधानी बनाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीन पनाह नगर की स्थापना या फिर इसको अपनी राजधानी बनाई थी हुमायूं ने। तो सीरी किला का निर्माण करवाया गया था, लास्ट में एक ऑप्शन बचा ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर से बता दे रहा हूँ, किला राय पिथौरा को अपनी राजधानी बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जहांपना को अपनी राजधानी बनाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीन पनाह को अपनी राजधानी बनाई गई थी हुमायूं के द्वारा। और सीरी किला को अपनी राजधानी बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पूछा जा रहा है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या फिर डी औरंगजेब। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। भक्त तुकाराम जो है वह जहांगीर से संबंधित थे। दरअसल तुकाराम का काल जो था वह था 1608 से लेकर के 1649 तक का। और इस दौरान दो मुगल शासक हुए, कौन कौन से? एक तो हुआ जहांगीर और दूसरा हुआ शाहजहां। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक का था? 1605 से 1627 तक। और शाहजहां का 1627 से लेकर के 1657 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में जैन धर्म के किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख है? ए ऋषभदेव, पहला ऋषभदेव, दूसरा नेमिनाथ, तीसरा अरष्टि नेमि, चौथा पार्श्वनाथ और पांचवा महावीर। कूट है ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1 और 5 या फिर डी 1 और 4। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा। जैन धर्म में जो है ऋग्वेद में जो है जैन धर्म के दो तीर्थंकरों के नाम है ऋषभदेव और अरष्टि नेमि के। ठीक है, जिसमें से अरष्टि नेमि जो है वह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। तो ऋषभदेव जो है वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या फिर यूं कहिए तो संस्थापक थे। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है, सुमेलित करवाने के लिए दिया गया है प्रश्न, जिसमें सूचियां हैं। एक तरफ तो प्रसिद्ध मंदिर है और दूसरी तरफ राज्य हैं जहाँ पर उन मंदिरों की अवस्थिति है। ए विद्याशंकर मंदिर आंध्र प्रदेश, बी राजा रानी मंदिर कर्नाटक, सी कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश या फिर डी भीमेश्वर मंदिर उड़ीसा। एक सेकंड वेट करिएगा। तो क्या होता है ना, लगातार 3-3 4-4 घंटे 5 घंटे लगातार बोल बोल के वो मध्यकालीन इतिहास का जो लेक्चर चल रहा है उसमें गला थोड़ा सा सूखा रहता है आजकल हमेशा। मतलब कोरोना नहीं है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी करवाई जाएंगी। कूट है ए 2 4 3 1, बी 2 3 4 1, सी 1 4 3 2 और डी 1 3 4 2। एक तो कूलर वगैरह सब बंद करके पढ़ाना पड़ता है। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है, टाइम इधर उधर नहीं पास करते हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए विद्याशंकर मंदिर जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद पेन ले लेते हैं पूरी अपनी कलरफुल। राजा रानी मंदिर जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबसे अंत में भीमेश्वर मंदिर जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर से बता दे रहा हूँ, जो विद्याशंकर मंदिर है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। राजा रानी मंदिर आपका कहाँ पर है बताइए? राजा रानी मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि की रचना सार्वभौमिक विधान से हुआ है। दरअसल जैन धर्म जो है वह ईश्वर को नहीं मानता है,
और उसका ऐसा मानना है कि जो संसार है वह वास्तविक है और इसकी या फिर इस सृष्टि की रचना किसी ईश्वर के कारण नहीं हुई है, बल्कि जो सृष्टि की रचना है वह सार्वभौमिक सत्य से हुआ है और यह अनादिकाल तक विद्यमान भी रहने वाला, यानी इस सृष्टि पर प्रलय जो है वह नहीं आएगा। ठीक है। जैन धर्म जो है संसार को 6 द्रव्यों से निर्मित हुआ मानता है। किससे किससे? तो जीव से, ठीक, पुद्गल से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से और काल से। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है, यानी कि अकेले ही वह डांस या फिर वह नृत्य जो है वह परफॉर्म किया जाता है। ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनी अट्टम या फिर डी ओडिसी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिलहाल जो भरतनाट्यम है वह तमिलनाडु के क्षेत्र में है, मोहिनी अट्टम केरल में परफॉर्म किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है और ओडिसी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है उड़ीसा राज्य में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में नहीं घोषित किया गया है? ए संकीर्तन, बी नवरोज, सी कालबेलिया या फिर डी थेयाम या फिर थेयम। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। थेयाम जो है यह केरल का एक नाटक है या फिर यूँ कहे तो नाट्य का कला रूप है। ठीक। और यह जो है या फिर इसको जो है यूनेस्को के द्वारा अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित नहीं किया गया है, जबकि संकीर्तन, नवरोज, कालबेलिया यह सभी जो है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वह सही सुमेलित नहीं है? ए अब्दुल रहमान हमीर रासो, बी चंद, एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ जो है विभिन्न उनकी रचनाएं हैं। आपको बताना है कि यह कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बी चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, सी जागनिक या फिर जगनिक आलाखंड, डी नरपति नाल बीसल देव रासो। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यह सही सुमेलित नहीं है। हमीर रासो जो है वह सारंग देव या फिर सारंग भर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। सारंग देव या कहीं कहीं पर इनका नाम सारंग कर भी आता है लिख करके, तो इनके द्वारा की गई थी हमीर रासो की रचना। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो, जागनिक ने आलाखंड और नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ए तट मंदिर, बी खजुराहो मंदिर, सी कोणार्क सूर्य मंदिर, डी देवगढ़ मंदिर। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पूरी स्थित जो जगन्नाथ का मंदिर है उसको सफ़ेद पैगोडा या फिर वाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भाजा, सी एलिफेंटा या फिर डी एलोवेरा। अरे एलोवेरा कह रहा हूँ, एलोरा। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। एलिफेंटा की गुफाओं में शिव की त्रिमूर्ति बनी हुई है। ठीक है। जिसमें शिव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दर्शाया गया है। इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा या फिर इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। चलिए त्रिमूर्ति की प्रतिमा के लिए एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। भारतीय संस्कृत के संदर्भ में कौशेय शब्द संबंधित है? ए कपास, बी फ्लैक्स या धागा, सी सिल्क या फिर डी ऊन। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सिल्क या रेशम के संदर्भ में कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में। ठीक है। मध्यकाल में भी। नेक्स्ट, कौन से अभिलेख में हर्ष द्वारा रचित पुस्तकों का वर्णन मिलता है? ए अयोध्या कापर प्लेट शिलालेख, बी मधुबन प्लेट शिलालेख, सी भिटारी शिलालेख या फिर डी प्रयाग शिलालेख। चलिए
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। मधुबन प्लेट शिलालेख में हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तकों का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि हर्ष ने जो है प्रियदर्शिका, रत्नमालिका एवं नागानंद नामक पुस्तकों की रचना की है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। ए बेलन घाटी, बी चंदौली, सी सोनभद्र या फिर डी उपरयुक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य हमको बेलन नदी घाटी में स्थित लोहदा नामक से मिलते हैं, जहाँ पर हमको मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से? बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित लोहदा नाला से। इसके अलावा चंदौली के चकिया से और सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से भी हमको पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल स्थित है। ए मेहरगढ़ पाकिस्तान, बी लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, सी बेलन घाटी प्रयागराज या डी हुलास सहारनपुर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पहले यह माना जाता था कि जो पाकिस्तान का मेहरगढ़ क्षेत्र है वह वहाँ पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में वहाँ पर सबसे पहले खेती हुई। ठीक है, लेकिन बाद में हाल फिलहाल की खुदाइयों से हमको पता चला कि जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर क्षेत्र में स्थित जो लहुरा देव है वहाँ पर जो है और भी पहले से कृषि होती थी। यहाँ से हमको लगभग 8000 से 9000 ईसा पूर्व के प्राचीनतम चावल के भूसी के अवशेष प्राप्त हुए। किसके? चावल के। ठीक है, जब भी कभी विकल्पों में लहुरा देव आए तो आप इसके साथ जाइएगा, यदि विकल्प में लहुरा देव नहीं है तो आप मेहरगढ़ के साथ जाइएगा, यदि विकल्प में मेहरगढ़ भी नहीं है तो आपको जाना है बेलन घाटी के पास। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि जैन तीर्थ स्थल से संबंधित सही युग्म सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो जैन प्रमुख स्थल हैं और दूसरी तरफ वे तीर्थंकर हैं जिनसे इनका संबंध है। ठीक है, और नीचे कूट से आपको इनको सुमेलित करना है। ऑप्शन है ए कौशाम्बी, छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, बी श्रावस्ती, तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ, सी महोबा 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा या फिर डी अयोध्या प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ। कूट है ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 2 1 4 3, डी 3 2 1 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 2 3 4। देखिए, कौशाम्बी जो है यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित स्थल है, तो श्रावस्ती जो है यह तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ से संबंधित है। महोबा जो है वह महोबा में जो है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थित है। तो अयोध्या जो है वह प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभनाथ या फिर ऋषभदेव की जो है जन्म स्थली मानी जाती है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक युग से संबद्ध स्थल अतरंजी खेड़ा से मृदभांड संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। किस चीनी यात्री ने अतरंजी खेड़ा का विवरण किया है? ए इत्सिंग, बी फाहयान, सी ह्वेनसांग या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले यहाँ प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट है उसको याद कर लीजिए कि उत्तर वैदिक युग से संबद्ध, अतरंजी खेड़ा का संबंध किस काल से था? उत्तर वैदिक युग से। और यहाँ पर क्या मिली? मृदभांड संस्कृतियों के अवशेष मिले। ठीक है, तो अब इसका वर्णन जो है वह ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक CU की में भी किया है। ठीक है, चलिए बात करें अब अगले प्रश्न के बारे में, और किस नाम से किया है ये भी जान लीजिए। तो पिलोसन नाम से इसके द्वारा अतरंजी खेड़ा का वर्णन किया गया है। ठीक, नीली पेन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले या देवगढ़ का ऐतिहासिक महत्व है। ए दशावतार मंदिर, बी जैन धर्म से संबंधित, सी चंदेल शासकों के अभिलेख या फिर डी सभी सत्य हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन जो है सही है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में जो है दशावतार मंदिर भी स्थित है।
यह जैन धर्म से इस वजह से संबंधित है क्योंकि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे उनकी पुत्री का एक अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से चंदेल शासकों के भी अभिलेख हमको मिले हैं। नेक्स्ट, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। काशी की स्थापना किसने की? ए हस्तिन, बी दीवोदास, सी ऋषभदेव या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, काशी की राजधानी क्या थी? तो वाराणसी थी। ठीक, यह अत्यंत प्राचीन नगर है और महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि इस नगर की स्थापना जो है वह दीवोदास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मध्यकालीन इतिहास में न्याय की जंजीर किससे संबंधित है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी जहांगीर, सी हुमायूं या फिर डी औरंगजेब। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्याय की जंजीर जो है वह जहांगीर से संबंधित है। दरअसल जहांगीर ने जो है यमुना नदी के दूसरे तट पर जो है एक सोने की जंजीर लगवाई थी और जिसे भी न्याय चाहिए होता था वह जाता था और इस जंजीर को हिलाता था और इस प्रकार से राजा जो है वह बाहर निकलता था और फरियादी की फरियाद सुनता था। नेक्स्ट, सिराज ए हिंद का संबंध है ए आगरा से, बी जौनपुर से, डी सी लाहौर से या फिर डी संत मलूक दास से। चलिए, सिराज हिंद देखिए सरकी वंश के समय में जो है जौनपुर जो है वह शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था और इस कारण इसको जो है पूर्व का सिराज कहा जाता था या सिराज ए हिंद की संज्ञा दी जाती थी। इसकी स्थापना या यूँ कहें तो हाँ सही बात है, पहले स्थापना देख लें। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी जौनपुर की? तो फिरोज तुगलक के द्वारा। 5 नगरों की स्थापना की थी उसने, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद। हालांकि आगे चल करके सरकी सल्तनत के शासक मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में 1393 में जौनपुर जो है वह एक स्वतंत्र सल्तनत या स्वतंत्र राज्य बन गया था जब तुगलक वंश का जो है वह पतन हो गया था या पतन होने लगा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला का उदाहरण है? ए सलीम चिश्ती का मकबरा, बी बुलंद दरवाज़ा, सी मरियम का महल या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। दरअसल फतेहपुर सीकरी जो है वह बहुत ही अच्छे से बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी विभिन्न प्रकार के स्थापत्य देखने को आपको मिलेंगे जैसे कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, मरियम का महल, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, पंचमहल और आदि विभिन्न प्रकार के स्थापत्य आपको फतेहपुर सीकरी में मिलेंगे। नेक्स्ट, प्राचीन काल में नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? ए त्यागराज, बी भरत मुनि, सी स्वामी हरिदास, डी वल्लभाचार्य। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाट्यशास्त्र को देखिए संगीतों की या फिर जो संगीतज्ञ होते हैं या फिर जो गीतकार होते हैं उनकी बाइबिल भी कहा जाता है। और कहाँ के संगीतकारों की? तो उत्तर भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता है नाट्य शास्त्र को और इसकी रचना जो है वह भरत मुनि के द्वारा की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पर एक तरफ तो पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ लेखकों के नाम हैं और आपको बताना है कौन सा जो है वह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम, बी इकबाल नामा मोतामिद खान, सी फुतुहात आलमगिरी ईश्वरदास नागर या फिर डी तारीख ए अकबरी अबुल फजल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। तारीख ए अकबरी की रचना जो है वह अबुल फजल के द्वारा नहीं की गई थी। तारीख ए अकबरी की रचना जो है वह मोहम्मद आरिफ कंधारी के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए अबुल फजल ने जो है वह अकबर नामा की रचना की थी। किसकी? अकबर नामा की रचना जो है वह अबुल फजल के द्वारा की गई थी, जबकि तारीख ए अकबरी की रचना मोहम्मद आरिफ कांधारी के द्वारा या कंधारी के द्वारा की गई थी।
अबुल फजल के अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसका नाम है आइन ए अकबरी, ना कि तारीख ए अकबरी। क्या नाम है? आइन ए अकबरी। तो ठीक, कभी अगर पेपर में आइन ए अकबरी आ जाएगा तो उसका लेखक अबुल फजल है, ठीक। लेकिन तारीख ए अकबरी का लेखक मोहम्मद आरिफ कंधारी है और अकबरनामा का लेखक अबुल फजल है। वहीं अन्य की बात करें तो आलमगीर नामा का लेखक मोहम्मद काजिम है, इकबाल नामा का लेखक मोतामिद खान है, फुतुहात आलमगीरी का लेखक जो है वह ईश्वरदास नागर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कथन और कारण के रूप में प्रश्न, जिसमें से कथन ए है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण आर बताया जा रहा है कि इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही और आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही परंतु आर गलत है और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। दो के दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है वह बलबन ने ईश्वरीय सत्ता यानी कि राजत्व की सत्ता के कारण किया था, या फिर उसका ऐसा मानना था कि जो शासक है वह जिल्ले इलाही है, या यूं कहें तो ईश्वर का प्रतिबिंब है धरती पर। इसी वजह से उसने अपने संपूर्ण प्रजा के लिए राजा के प्रति सिजदा और पैबोस के प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि मलिक काफूर के दक्षिण भारत के आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए, उसने तेलंगाना क्षेत्र पर आक्रमण किया। बी, उसने लक्ष्य द्वार समुद्र, जो कि कर्नाटक का नाम था, पर आक्रमण किया। सी, मदुरै या तमिलनाडु पर आक्रमण किया। अंततः ऑप्शन डी कि उसने मालाबार क्षेत्र पर आक्रमण किया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी तीनों सही हैं। देखिए 1309 से लेकर के 1311 तक, डेट याद रखिएगा, 1309 से 1311 तक मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और इस बारे में अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में लिखा भी है और यह बताया है कि वह दक्षिण भारत में मदुरै से जो है अकूत संपत्ति लेकर लौटा था, लेकिन इसका मालाबार के क्षेत्र पर आक्रमण के संदर्भ में किसी भी प्रकार का और कहीं से भी वर्णन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? दरअसल यह दोनों विभिन्न प्रकार के कर हैं, ठीक है, अलग अलग। घड़ी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ए, बलबन, बी, अलाउद्दीन खिलजी, सी, मोहम्मद बिन तुगलक या डी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए करों की शुरुआत की थी, एक तो था घड़ी कर और दूसरा था गृह कर, ठीक। देखिए घड़ी कर और गृह कर नहीं, घड़ी कर और चराई कर था। घड़ी और गृह तो एक ही हो जाएगा ना, इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ठीक है। देखिए घड़ी कर क्या होता था? यह घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, जबकि जो चराई कर था वह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, ठीक है। दो करों की शुरुआत की थी इसने, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप जिनके पास पीडीएफ है वह सही कर लेंगे। घड़ी और चराई कर है, ठीक है। तो घड़ी और चराई कर जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें से घड़ी कर घरों और झोपड़ियों पर और चराई कर जो है वह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अकबर के एक आदर्श शासक के पक्ष में सहायक नहीं है? ए, प्रशासकीय एकता एवं कानूनों की एकरूपता। बी, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न। सी, अकबर की धार्मिक नीति या फिर डी, इस्लाम धर्म को त्याग देना। तो जाहिर सी बात है इसका जो सही आंसर है आप सबको पता होगा कि इस्लाम धर्म को त्याग देना। कभी भी अकबर ने इस्लाम धर्म को नहीं त्यागा था। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी में पूलज शब्द किसने लिखा था? आइन ए अकबरी अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल के अकबरनामा का तीसरा भाग है आइन ए अकबरी, ठीक। आइन ए अकबरी में पूलज शब्द का संबंध है ए, शासन व्यवस्था से संबंधित, बी, दूसरा परती जमीन से संबंधित, तीसरा भूमि कर से संबंधित, चौथा भूमि जिस पर लगातार फसल उगाई जाती थी। सही कूट है ए, केवल एक, बी, केवल 3 व 4,
सी केवल 3 या फिर डी केवल 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। देखिए, पोलर जो है वह एक प्रकार का भूमिकर था और यह उस भूमि पर लगाया जाता था जिस पर लगातार फसल उगाई जाती थी। इसी प्रकार से अकबर के काल में 3 प्रकार के और कर भी थे भूमि से संबंधित, जिसके नाम है, पहला तो परती है, जो कि या फिर प्रति उस भूमि को बोला जाता था जिसमें उर्वरता बढ़ाने के लिए उसे कुछ समय तक के लिए छोड़ दिया जाता था। मान लीजिए कि एक सीजन या फिर 2 सीजन में उस भूमि पर किसी भी प्रकार की कृषिगत कार्यवाही नहीं की जाती थी, उसको यूं ही छोड़ दिया जाता था जिससे कि वह भूमि पुनः उपजाऊ हो सके या उसकी उर्वरता जो है वह बढ़ सके। दूसरे प्रकार की जो भूमि थी अकबर के काल में वह थी कछार भूमि या कछारी भूमि, जिसको कि 3 से 4 साल तक के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। और चौथे प्रकार की जो भूमि थी वह थी बंजर भूमि। बंजर भूमि जो है 5 या अधिक सालों से ऐसी भूमि को बोला जाता था जिस पर 5 या उससे अधिक साल तक किसी भी प्रकार की फसल नहीं उगाई गई हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यह प्रश्न जो है कथन और कारण के रूप में है, जिसमें कथन ए है कि अकबर की मनसबदारी प्रणाली पश्चिम एशिया से ली गई थी, और कारण आर बताया जा रहा है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी। कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्ट व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत परंतु आर सही है। अकबर की जो मनसबदारी प्रणाली थी वह पश्चिम एशिया से नहीं बल्कि मध्य एशिया से ली गई थी और मंगोल सेना से अत्यधिक प्रभावित थी। ठीक है, हालांकि यह स्वयं में जो है वह नवीन ही थी अकबर की मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, और इसमें जो यानी कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में जो व्यवस्था थी वह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, ज़रा कमेंट करके बताइए कि दशमलव पद्धति क्या होती है। नीचे दिए गए कथन को पढ़ करके सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। दूसरा, बाणभट्ट के हर्षचरित्र में मध्य भारत का वर्णन मुख्य रूप से मिलता है। विकल्प है ए, केवल 1 सही है। बी, केवल 2 सही है। सी, दोनों सही हैं। डी, दोनों गलत है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा, ए, केवल और केवल पहला कथन सही है। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में मध्य भारत कहाँ से आएगा, जबकि हर्ष का राज्य कहाँ था, नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी कि उत्तर भारत के, या फिर हर्षवर्धन के साम्राज्य का वर्णन होगा ना। इतना प्राचीन इतिहास आप लोगों को पढ़ाया गया है तब भी। देखिए, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। ठीक है, पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, जजिया की समाप्ति। दूसरा, इबादत खाने का निर्माण। तीसरा, मजहर पर हस्ताक्षर। और चौथा, दीन ए इलाही की स्थापना। सही विकल्प का चयन करना है आपको। ऑप्शन है ए, 1 2 3 4। बी, 2 3 4 1। सी, 1 3 2 4। या डी, 3 4 1 2। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जजिया कर देखिए गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसको अकबर के द्वारा 1564 में समाप्त कर दिया गया था। फतेहपुर सीकरी में 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। 1579 में अकबर ने मजहर अपने हाथों में ले लिया था, या फिर यूँ कहें तो मजहरनामा की घोषणा की थी 1579 या 79 में। और दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही या फिर दैवीय एकेश्वरवाद की स्थापना अकबर के द्वारा विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि सिर्र ए अकबर के लेखक थे। ए, अकबर के राजकवि अबुल फजल। बी, दारा शिकोह। सी, स्वयं अकबर। या फिर डी, शम्स ए अफीफ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। दरअसल
सिर्र ए अकबर में जो रचना है वह दारा शिकोह की है, और इसमें जो है दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सिर्र ए अकबर के नाम से, और यह जो है दारा शिकोह के द्वारा शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान किया गया था, और इसमें 52 उपनिषदों का जो है अनुवाद किया गया था। वहीं अगर दारा शिकोह की मूल रचना के बारे में बात करें तो उसका नाम है मज्ज़ उल बहरैन। ठीक है, मज्ज़ उल बहरैन जो है यह दारा की मूल रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि जौनपुर सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सल्तनत का पहला शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह था। दूसरा, यह दिल्ली सल्तनत के अधीन था। तीसरा, यहाँ सरकी वंश का शासन था। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए पहला, दूसरा और तीसरा, बी केवल 3, सी 1 और 3 सही है, या डी केवल 3 सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल पहला और तीसरा जो है वह सही है। ठीक है, जौनपुर सल्तनत पर जो है वह सरकी वंश का शासन हुआ करता था 1393 के बाद से, यूँ कहे तो 1394 से 1489 के बीच। ठीक है, यह जौनपुर जो है वह उत्तर भारत का एक स्वतंत्र साम्राज्य हुआ करता था। कब तक? 1489। ठीक है, किसके द्वारा इसको स्वतंत्र करवाया गया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा इसको स्वतंत्र करवाया गया था। ठीक, और इस सरकी वंश का जो प्रमुख शासक था वह था इब्राहिम शाह। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सही कालक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। पहला, असीरगढ़ का युद्ध। दूसरा, तराइन का दूसरा युद्ध। तीसरा, पानीपत का तीसरा युद्ध। कूट 1 2 3, बी 2 1 3, सी 3 2 1, या डी 1 3 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और बताइए किसके मध्य? असीरगढ़ का युद्ध जो है असीरगढ़ का युद्ध जो है यह लड़ा गया था अकबर और बताइए किसके मध्य? अकबर और मीरन बहादुर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1601 में हुआ था। वहीं पानीपत का त्रिशी युद्ध, इससे आप भली भांति परिचित होंगे मेरे ख्याल से, 1761 में लड़ा गया था। किनके मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ठीक है, जिसमें मराठों की भीषण पराजय हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार फिर से अच्छा आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था अकबर और मीरन बहादुर के मध्य। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि मराठा राज्य के अष्ट प्रधानों के संदर्भ में ध्यान दें। पहला, अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। दूसरा, पंडित राव विदेश मंत्री। तीसरा, सुमंत अनुदानों का दायित्व। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ए, दरअसल एक तरफ जो है विभिन्न प्रकार के पद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन पदों से संबंधित कार्य दिए हुए हैं, और इनको आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित है। ए 1 2 3 सही है, बी केवल 3 सही है, सी केवल 1 सही है, या डी 1 और 3 सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल और केवल पहला सही है। अमात्य जो है वह वित्त एवं राजस्व मंत्री हुआ करता था। पेशवा जो है वह अष्ट प्रधानों में राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। ठीक, और पंडित राव जो होता था वह विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था, यानी कि ये। और सुमंत जो होता था वह, या इसको दवीर भी बोला जाता था। ठीक है, सुमंत को दवीर भी बोला जाता था, यह विदेश मंत्री होता था। ठीक है, चलिए हो गया सारा चीज़। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जहांगीर के काल में भारत आया। दूसरा, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया। तीसरा, एंटोनियो मोंसेरेट अकबर के समय में भारत आया। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है यहाँ पे। ऑप्शन है ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 या फिर डी केवल 1 व 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो है वह शाहजहां के काल में भारत आया था, न कि जहांगीर के समय में। जबकि विलियम हॉकिंस और टॉमस रो यह दोनों ही जहांगीर के समय में भारत आए थे। वहीं एंटोनियो मोंसेरेट जो है वह अकबर के समय में भारत आया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही कालक्रम चुनिए। पहला, पुरंदर की संधि। दूसरा, गोलकुंडा पर आधिपत्य। तीसरा, बीजापुर पर आधिपत्य। सही कूट का प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि कब और किस क्रम में यह हुआ। ए पहला तीसरा दूसरा, बी पहला दूसरा तीसरा, सी दूसरा पहला तीसरा या डी तीसरा दूसरा और पहला। 3 2 1। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले हुई पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य? जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य कर दिया था। कब हुई थी यह संधि? तो यह संधि हुई थी 1665 में। हालांकि जयपुर फिर भी बीजापुर पर अधिकार नहीं कर पाया था। आगे चल कर के बादशाह औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद जो है औरंगजेब ने ही 1687 में गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण पद्धति का मुख्य उद्देश्य था। ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन देना। बी जनता के कल्याण के लिए। सी सैनिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए या फिर डी कर का आधार बढ़ाने के लिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए सल्तनत काल में हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास जो है या फिर केंद्र में जो है वह एक बड़ी और स्थायी सेना रखी और सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। अब इसके साथ साथ उसने एक अन्य व्यवस्था की कि सेना का जो है वेतन जो है वह कम भी कर दिया। अब नगद दे रहा है तो कुछ कम पैसे दे रहा है, लेकिन चूंकि सेना में अराजकता ना फैले, सेना जो है वह आवश्यक वस्तुओं से वंचित ना हो जाए, इस कारण उसने क्या किया कि जो बाजार थे उन पर नियंत्रण पद्धति को लागू किया। वस्तुओं के मूल्य जो है वह निश्चित करते हुए उनकी दरों को जो है वह कम कर दिया, जिससे सैनिक आसानी से चीज़ों को खरीद सकें और आराम से रह सकें, उनके बीच किसी भी प्रकार की अराजकता या असंतोष ना फैले। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जिले इलाही का संबंध है। ए औरंगजेब से, बी इल्तुतमिश से, सी बलबन से या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक से। चलिए, कई बार बात हुई, जिले इलाही जो है वह बलबन से ही संबंधित हो, क्योंकि बलबन ने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया था। इसने बताया कि जो राजा है वह जिले इलाही है, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब या छाया, प्रतिबिंब। ठीक है, इसके अलावा राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए नियामत खुदाई भी कहा गया। क्या? नियामत ए खुदाई। किसके काल में? तो बलबन के काल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिले इलाही हो या नियामत खुदाई, इन दोनों से ही बलबन का संबंध है। नेक्स्ट, भारत में तुर्कों के विजयी होने का कारण था। ए तुर्कों की सामाजिक तथा संगठनात्मक श्रेष्ठता। दूसरा, स्थानीय भूपतियों एवं सरदारों का उदय। तीसरा, भारतीय शासक मानवीय एवं भौतिक संसाधन की दृष्टि से कमजोर थे। कूट है 1 2 तथा 3 सभी सही हैं। बी 1 व 2 सही है। सी 2 व 3 सही है या फिर डी केवल 2 सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है
ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। दरअसल उस समय जो राजपूत शासक हुआ करते थे उनके पास बहुत बड़ी मानव संसाधन उपस्थित था और साथ ही साथ उनके पास भौतिक संसाधन भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, वह कई गजनियों और गौरियों से बढ़ चढ़ के इनके पास सभी समस्त संसाधन थे। लेकिन ये परेशान किससे थे? सामंतों से, जिन्हें भूपति एवं सरदार कहा गया है यहाँ। इनसे यह परेशान थे, इस कारण यह हारते जा रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ जाहिर सी बात है तुर्कों की जो सामाजिक और संगठनात्मक जो संगठन था उनका, वह जो है काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ और एकीकृत था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि मंगोल सिंधु से आगे भारत आने में परहेज करते थे क्योंकि पहला, दिल्ली के सुल्तान केंद्रीकृत एवं शक्तिशाली थे, और दूसरा, मंगोल इराक और ईरान में व्यस्त थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है ए केवल 2, बी केवल 1, सी दोनों गलत हैं, या फिर डी दो कोई गलत नहीं है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दो के दोनों ही कथन सत्य हैं, कोई भी कथन जो है वह गलत नहीं है। ठीक, देखिए हुआ क्या कि 1240 तक जो मंगोल थे वह तो इराक और ईरान को ही जीतने में व्यस्त रहे। ठीक है, उनके पास टाइम नहीं मिला, और इसी कारण हुआ क्या, इसी बीच जो भारत में दिल्ली के सुल्तान थे वह अपने आप को अधिक केंद्रीकृत और शक्तिशाली सेना का गठन करते रहे, और इस कारण जो दिल्ली सल्तनत थी वह अधिक मजबूत हो गई थी, और यही कारण था कि मंगोल जो है वह सिंधु से आगे बढ़ने में परहेज करते थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। ए एलोरा गुफा शकवंश, बी महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, सी मीनाक्षी मंदिर पल्लव, या फिर डी खजुराहो चंदेल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो जो है वह चंदेलों से संबंधित है, जबकि एलोरा का निर्माण बताइए किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, शतपथ के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। पहला, यह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा, पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी दोनों गलत हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में ही हमको पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर पुरुष मेध यज्ञ का भी वर्णन किया गया है, और इसके अलावा पति को पत्नी की अर्धांगिनी भी शतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया है। यह जो है यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, न कि सामवेद का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पितृसत्तात्मक समाज था। दूसरा, सिंधु नदी सबसे पवित्र नदी थी। तीसरा, नियोग प्रथा पाई जाती थी। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1 सही है, बी के 1 व 3 सही हैं, सी 1, 2 व 3 सही हैं, या डी 1 व 2 सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंधु नदी सबसे पवित्र नदी नहीं थी। सबसे पवित्र नदी और जिस नदी को नदी तमा कहा जाता था वह थी वैदिक संस्कृति में सरस्वती नदी, जबकि सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहा जाता था, उसकी आर्थिक महत्ता के कारण। ठीक है, और समाज जो है वह पितृसत्तात्मक था, और समाज में नियोग प्रथा भी पाई जाती थी, जिससे उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि नियोग प्रथा क्या है, जरा कमेंट करके बताइए। तो आपको बताया गया बहुत डिटेल में। निम्नलिखित में से कौन सामवेद की शाखा नहीं है। ए कौमुईय, बी राणायनीय, सी शौनक, या फिर डी जैमिनीय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी शौनक। देखिए, यह सामवेद की शाखा नहीं है, यह अथर्ववेद की शाखा है, जबकि कौमुईय, राणायनीय और जैमिनीय जो है, यह तीनों जो है वह सामवेद की शाखाएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है।
ए मांडा उत्तर प्रदेश, बी दायमाबाद महाराष्ट्र, सी कालीबंगन राजस्थान या डी राखीगढ़ी हरियाणा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित था। दायमाबाद सही है, महाराष्ट्र में स्थित था। जोरवे संस्कृत के अंतर्गत आता था। दायमाबाद इनाम गांव और विभिन्न क्षेत्र जो थे। कालीबंगन वह राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी जो है वह हरियाणा में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ए मातृदेवी की उपासना प्रचलित थी, बी पशुपति शिव की पूजा करते थे, सी सिंधु घाटी के मंदिर तथा वर्तमान मंदिर काफ़ी मिलते जुलते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दरअसल हमको सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष जो है वह प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मातृदेवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे हम यह अंदाज़ा लगाते हैं कि वे लोग जो है वह मातृदेवी की उपासना करते रहे होंगे। और साथ ही साथ योगी की मुद्रा या फिर योगी की मुहरें भी प्राप्त हुई, तो ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा जो है पशुपति शिव की भी पूजा की जाती रही होगी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में आरंभ हुई थी? ए किसके काल में हुई? ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क या फिर डी अजातशत्रु। चलिए, देखिए, बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात जो है कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में जो है आप बताइए कि प्रथम और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगतियों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी और उनका शासनकाल किसके द्वारा किया और किसके शासनकाल में और कहाँ पर जो है उनका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद जो है आपको इसी टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट मिल जाएगा अब से कुछ देर बाद या फिर कल सुबह सुबह। तो चलिए, फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।